Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and this is chapter 2 and part 3. Today we are going to cover topic of this chapter, that is fundamentals of language processing. अगर आप चैप्टर 2 से रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग में लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है. ये कलेक्शन होती है, मतलब कि एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम प्लस सिंथेसिस ऑफ टारगेट प्रोग्राम. ठीक है, तो इन दोनों का ये क्या होता है, कलेक्शन होता है. हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंपोनेंट इंगेज्ड इन द एनालिसिस अ सोर्स प्रोग्राम. जो सोर्स प्रोग्राम मतलब कि के साथ हम जोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोल देते हैं एनालिसिस फेस. ठीक है, इसमें हमारे पास एनालिसिस फेस आएगा. एंड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट इंगेज्ड है इन सिंथेसिस टारगेट प्रोग्राम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज. तो हमारे पास क्या है, जो कंपोनेंट हमारे पास एनालिसिस के साथ मतलब कि इंगेज्ड होते हैं, उसे मतलब सोर्स प्रोग्राम के साथ, उसे हम बोलते हैं एनालिसिस फेज एंड दूसरे को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज. तो हमारे पास इसमें मतलब 3 तरह के रूल्स या बोलो कि स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कंपोनेंट्स में कंसिस्ट होती हैं. तो सबसे पहला है हमारे पास लेक्सिकल रूल. पहले तो ये एनालिसिस फेस की हम बात कर रहे हैं. एनालिसिस फेस किसके साथ मतलब कि हम बोल सकते हैं इंगेज्ड है, वो है सोर्स प्रोग्राम के साथ. तो सबसे पहले लेक्सिकल रूल है. लेक्सिकल रूल में क्या होता है, विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड लेक्सिकल यूनिट इन द सोर्स लैंग्वेज. जो भी हमारे पास सोर्स लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो सोर्स प्रोग्राम होगा, उसमें जो भी मतलब कि लेक्सिकल यूनिट्स हैं उन वो वैलिड होनी चाहिए. ठीक है, ये मतलब कि लेक्सिकल रूल होता है. सिंटेक्स रूल में क्या होता है, विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड स्टेटमेंट. जो सोर्स लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स हैं वो वैलिड होनी चाहिए. लेक्सिकल में लेक्सिकल यूनिट्स वैलिड होनी चाहिए. सिंटेक्स में स्टेटमेंट्स जो हैं वो वैलिड होनी चाहिए. सिमेंटिक रूल्स में क्या होता है, इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, वो मीनिंगलेस नहीं होने चाहिए. सिमेंटिक रूल में हमारा ये आ जाता है. ये हम एनालिसिस फेस ही कर रहे हैं. 2 फेस हैं हमारे पास. तो ये पहला वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. हमारे पास मान लो ये एग्जाम्पल है, परसेंट प्रॉफिट. ठीक है, तो इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. तो हमारे पास सबसे पहले तो लेक्सिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं. इसमें लेक्सिकल यूनिट है हमारे पास जैसे आइडेंटिफायर. ठीक है, पहले तो ये है हमारे पास 3, इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये तीनों तो हमारे पास हैं ऑपरेटर्स. ठीक है, ये सब आइडेंटिफायर्स में आ जाते हैं. ये हमारे हैं तीनों ऑपरेटर. 100 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. एंड जो बाकी हमारे पास रह गए वो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट. ये हमारे पास सब क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं. तो इनको हम बोलते हैं लेक्सिकल यूनिट. तो ये वैलिड होनी चाहिए पहले तो. सेकंड हमारे पास आता है सिंटेक्स एनालिसिस. सिंटेक्स एनालिसिस में हमने बोला था कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. जैसे देखो इसमें हमारे पास ये असाइनमेंट है, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो इसमें असाइन किया जाएगा. तो ये होना चाहिए कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड ही होना चाहिए, और जो हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे जो सारा एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड पर होना चाहिए. तो ये भी वैलिड है. ठीक है, तो वो हम सिंटेक्स एनालिसिस में चेक करते हैं. तो थर्ड जो हमारा आता है सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट टू बी असाइनमेंट ऑफ द प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस टू प्रॉफिट परसेंट. मतलब कि ये आप खुद ही देखो कि ये हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस्ट हमारे पास उसमें से एक फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस नहीं है, बिल्कुल सही है. प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू परसेंट प्रॉफिट. तो ये हमारे पास क्या था, सिमेंटिक एनालिसिस, मतलब इसका कोई मीनिंग होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिसिस फेस में थे 3 यूनिट्स, वो हमने क्लियर कर लिए.
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेसिस फेस, जो टारगेट प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, ठीक है। द सिंथेसिस फेस इज कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट लैंग्वेज स्टेटमेंट विच हैव द सेम मीनिंग एज अ सोर्स स्टेटमेंट। देखो ये मतलब कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज स्टेटमेंट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इस फेस को यूज़ करते हैं, और जो मीनिंग होना चाहिए जो सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स स्टेटमेंट है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास था। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेन एक्टिविटीज़ हैं सिंथेसिस फेस में। तो पहला है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन में क्या है, क्रिएशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन द टारगेट प्रोग्राम। जो हमारा टारगेट प्रोग्राम है उसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास जनरेशन ऑफ टारगेट कोड। जनरेशन ऑफ टारगेट कोड, जो हमारा टारगेट कोड है उसे फिर जनरेट करना, ठीक है। पहले तो डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना टारगेट प्रोग्राम के लिए, फिर टारगेट कोड जो है कोड जनरेट करना। तो ये दोनों हमारे पास सिंथेसिस फेस में आ जाते हैं। तो देखो ये फेजेस एंड पास ऑफ एलपी लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो फेजेस एंड पास, तो पहला हमारे पास एनालिसिस फेज़ है, फिर हमारे पास सिंथेसिस फेज़ है। तो ये है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। इनमें भी एरर हो सकता है, तो एरर यहाँ पर देंगे। सोर्स प्रोग्राम पहले जाएगा, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम एनालिसिस फेज़ में जाएगा, फिर उसके बाद सिंथेसिस फेज़, फिर हमारे पास क्या आता है, टारगेट प्रोग्राम आता है। Analysis of source statement cannot be immediately followed by the synthesis of equivalent target statement ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। देखो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास सोर्स स्टेटमेंट का एनालिसिस आता है, ठीक है, वो डायरेक्टली इमीडिएटली सिंथेसिस फेज के द्वारा फॉलो नहीं होता, मतलब इनके बीच कोई इंटरमीडिएटर होगा, ठीक है। तो एनालिसिस फेज के जस्ट बाद सिंथेसिस फेज नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जब हम मतलब कि इसमें कुछ रीजंस हैं। जो सबसे पहला है कि हम डायरेक्ट एनालिसिस फेज से सिंथेसिस फेज पर नहीं जा सकते। पहला है हमारा फॉरवर्ड रेफरेंसेस, दूसरा इश्यूज कंसर्निंग मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए एलपी। लैंग्वेज प्रोसेसर को मतलब कि ऑर्गेनाइज करना और मेमोरी रिक्वायरमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास ये डायरेक्ट नहीं जाता। तो हम फॉरवर्ड रेफरेंस आगे कर लेते हैं कि होता क्या है फॉरवर्ड रेफरेंस। देखो फॉरवर्ड रेफरेंस में क्या है, इट इज़ अ रेफरेंस, ये एक रेफरेंस है टू द एंटिटी विच प्रोसीड इट्स डेफिनेशन इन द प्रोग्राम। जो मेन हमारी हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसीड कर रही है, ठीक है, प्रोग्राम की डेफिनेशन में वो एंटिटी होती है। यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर अ वैल्यू इज असाइंड टू इट कॉल्ड अ फॉरवर्ड रेफरेंस। मतलब वो वाला वेरिएबल जिसे हमने वैल्यू असाइन नहीं की है अभी तक, ठीक है, जो मतलब जिसे हम पहले कोई वैल्यू साइन नहीं करते, बाद में जाकर हम उसे कोई वैल्यू साइन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड रेफरेंस वेरिएबल जो है हैव द स्कोप ऑफ द लोकेशन, उसका जो स्कोप होता है, ठीक है, लोकेशन वेयर दे आर फर्स्ट रेफरेंस, जहाँ पर उसे सबसे पहले रेफरेंस किया जाएगा वो उसका स्कोप होता है वहीं तक। दे कैन नॉट बी रीड बिफोर अ वैल्यू हैज़ बिन असाइन टू दैम। जब तक हम उसे कोई वैल्यू साइन नहीं करेंगे तब तक हम उसे रीड नहीं कर सकते। बट दे कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर फॉरवर्ड रेफरेंस, बट हम उसे फॉरवर्ड रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसे रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो होता है फॉरवर्ड रेफरेंस। आगे आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर पास। हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोसेसर पास हैं, दो पास होते हैं, एक पास 1 एक पास 2। जो पास 1 होता है वो क्या करता है, परफॉर्म एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम एंड नोट्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड एनालिसिस है उसे परफॉर्म करता है और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उन सबको नोट डाउन करता है, पास 1। और पास 2 क्या होता है, परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ टारगेट प्रोग्राम। जो हमारा टारगेट प्रोग्राम है सिंथेसिस उसमें परफॉर्म होती है। वही बात है, एनालिसिस फेस जो है वो पास 1 में होता है और जो सिंथेसिस फेस है वो पास 2 में होता है। तो पास 1 एनालिसिस सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट IR, और फिर मतलब पास 1 में हमारे पास क्या है, वो IR जनरेट करता है, इंटरमीडिएट
हम देखते हैं इंटरमीडिएट रजिस्टर है कि क्या है, विच इज़ गिवन एज इनपुट, जो मतलब कि एज अ इनपुट दिया जाएगा पास 2 को टू जनरेट टारगेट कोड, ताकि वो टारगेट कोड जनरेट कर सके। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों फेज के इन बिटवीन एक इंटरमीडिएट होगा जो कि मतलब कि डायरेक्ट पास नहीं होगा, उसके थ्रू फिर मतलब कि वो इनपुट बनेगी सेकंड के लिए। तो वही बात है, तो आई आर हमारे पास इंटरमीडिएट आया है इस इनके इन बिटवीन। हाँ ये देखो आई आर की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इन दोनों के इन बिटवीन आया, ये हमारा पास 1 है। पास 1 हम बोलते हैं ये है हमारा पास 1, और हम इसे फ्रंट एंड भी बोलते हैं और हम इसे एनालिसिस फेस भी बोल देते हैं। तो बैक एंड हमारा जो है वो है सिंथेसिस फेस, जहाँ हम बोल सकते हैं उसे बैक एंड या फिर पास 2 बोल सकते हैं। तो पास 1 और पास 2 के इन बिटवीन एक हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है। ये डायरेक्ट मतलब फॉलो नहीं होता, इसके बाद डायरेक्ट फॉलो नहीं होता पास 2, इनके बीच मतलब जो भी इसकी आउटपुट होती है वो इसकी इनपुट बन जाती है, और जो इसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट बनेगी, ठीक है। फिर टारगेट प्रोग्राम पर वो परफॉर्म करता है। एन आई आर, जो आई आर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ सम बट नॉट ऑल एनालिसिस एंड सिंथेसिस टास्क परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि इनके इन बिटवीन एक मतलब कि रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ सम, मतलब कुछ इफेक्ट जो है उसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। और प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी इंटरमीडिएट की, ये क्यों यूज़ करते हैं हम इन बिटवीन। पहले तो ये ईज़ ऑफ यूज़, ठीक है, यूज़ करना बहुत ईजी है। प्रोसेसिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, मेमोरी एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था पहले कि 2 हमारे पास इसमें प्रॉब्लम आती है अगर हम इंटरमीडिएट नहीं रखेंगे। पहला तो आता है फॉरवर्ड रेफरेंस, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेमोरी की भी कोई प्रॉब्लम होती है। अगर हम इंटरमीडिएट यूज़ करेंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। तो हमारा ये आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा जो चैप्टर है ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें।